आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, और हमारे सब्जेक्ट का नाम है एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स, और हमारा ये लेक्चर नंबर 2 है और हमारा यूनिट नंबर 1 है, और प्रेजेंटेड बाय मैं मोहम्मद सफला ख़ान हूँ, और हमारा कोर्स कोड है 8614, और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है। और ये हमारी जो सीरीज़ है ये है द चैम्पियंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूनिट नंबर 1 है, इसमें क्या इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। इसके कंटेंट्स आपके सामने जो है नीचे आ रहे हैं, वो है फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फिर है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फिर है इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फिर है लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फिर है एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशनल रिसर्च, फिर है डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, फिर वेरिएबल्स, फिर है लेवल ऑफ मेजरमेंट, फिर है द साइंटिफिक मेथड, और फिर है साइंटिफिक नोटेशंस। आइए इसको शुरू करने। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि हाउ टू से वर्ड स्टैटिस्टिक्स, यानी कि स्टैटिस्टिक्स का जो लफ्ज़ है ये कैसे बोला जाता है। बहुत सारे लोग जब स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं इसको स्टैटिक्स बोलते हैं, जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है इसका, जबकि सही लफ्ज़ है स्टैटिस्टिक्स। तो आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है जब भी आपसे, अब आप इस, क्योंकि आप मुझसे कोर्स पढ़ रहे हैं तो मैं आपको इस वर्ड्स के बारे में बता रहा हूँ कि आपको एज अ प्रोफेशनल जब भी आप के सामने आप किसी को स्टैटिक्स बोलते हुए रहेंगे, स्टैटिक्स बोलते रहेंगे, हमारी स्टैट ही है, स्टैट हुए हैं, तो वो गलत लफ्ज़ है। असल कहने का तरीका जो लफ्ज़ है स्टैट को बोलने का, वो लफ्ज़ है स्टैटिस्टिक्स। जो कि इसमें जो एस जो है, जो आप देख रहे हैं वर्ड में स्टैट लिख के ISTICS है, जो इसका एस है, लोग इसको अक्सर ना बोल नहीं पाते। तो आपने इसके थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में जो है ना थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, तो आपने बोलना है वर्ड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, आगे हम चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। तो हमारा इंट्रोडक्शन है, स्टैटिस्टिक्स इज़ अ ब्रॉड सब्जेक्ट विद एप्लीकेशन इन वास्ट वैरायटी ऑफ फील्ड्स। के जो स्टैटिस्टिक्स है ये बहुत वैरायटी ऑफ फील्ड्स में जो है एप्लीकेशन जो इसकी जो है ये अप्लाई होता है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट में, ये है द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस विच मीन्स अ पॉलिटिकल स्टेट। यानी कि जो वर्ड स्टैटिस्टिक्स है ये वर्ड एक लातीनी लफ्ज़ से यानी कि स्टेटस से ये निकला है, और इसका मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ये है स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट डील्स विद फैक्ट्स and figures. The term statistics refers to a set of methods and rules for organizing, summarizing and interpreting information. It is a way to getting information from data. यानी कि जो स्टैटिस्टिक है ये ब्रांच है, डील्स करता है फैक्ट्स और फिगर्स से, और इसकी जो टर्म्स हैं ये रेफ़र करती हैं मेथडोलॉजी किसे ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए, समराइजिंग करने के लिए, या फिर इंटरप्रिटेटिंग इन्फॉर्मेशन को करने के, जैसे हम एनालाइजिंग भी कहते हैं करने के लिए। जैसे कि आप नीचे तस्वीर में देख रहे हैं कि एक डाटा है, डाटा की स्टैटिस्टिक्स हुई है और फिर उससे में इन्फॉर्मेशन में गैदर की है। तो ये तीन आपके सामने एरोज जो हैं ये बता रहे हैं जो कि एक रॉ डाटा था, उसको हमने स्टैटिस्टिकल्स पे टूल लगाए और फिर इन्फॉर्मेशन उससे गैदर की। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ये है वी कैन से दैट स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग एंड रिपोर्टिंग डाटा. It is a group of methods which are used for collecting, displaying, analyzing and drawing conclusions from the data. यानी कि ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये एक साइंटिफिक चीज़ है जिसको हम यूज़ करते हैं मेथड कलेक्टिंग करने में, डाटा को ऑर्गेनाइज को करें और इंटरप्रिटेट करने में, एंड रिपोर्टिंग डाटा को करेंगे, उसकी रिपोर्टिंग कैसे होती है। और उसके बाद इसको ये कहते हैं कि डाटा की जो ग्रुपिंग है इसके मेथड्स इसमें अप्लाई होते हैं, इसको कलेक्ट हम करते हैं, और उसके बाद इसको डिस्प्ले किस तरह हमने करना है, एनालाइज कैसे करना है, और ड्रॉ कैसे कंक्लूजन इसको हमने करना है डाटा की सूरत में। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ये हमारा आता है इन अदर वर्ड्स स्टैटिस्टिक्स इज अ मेथडोलॉजी विच आ रिसर्चर यूजेस फॉर कलेक्टिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग डाटा एंड ड्रॉइंग कंक्लूजन्स फ्रॉम कलेक्टेड डाटा। ये एंडरसन एंड सिल्वर 1974, ऑस्ट्रिक एंड फाइनली 1997 में ये उन्होंने लिखा है, जिसका मतलब ये है कि जो वर्ड स्टैटिस्टिक्स है
इसकी मेथडोलॉजी जो है रिसर्चर्स यूँ कहते हैं कि ये कलेक्टिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग डाटा एंड ड्राइंग कंक्लूजन्स फॉर कलेक्टिंग डाटा के लिए ये इस्तेमाल होता है. आगे है स्टैटिस्टिकल डाटा कैन बी यूज टू आंसर द क्वेश्चन लाइक. स्टैटिस्टिकल के जो डाटा है उसको हम जो उसका सवाल है वो इस किस्म के होते हैं जैसे कि व्हाट काइंड एंड हाउ मच डाटा वी नीड टू कलेक्ट, कि कितना किस्मों का और किस तरह का डाटा हमें ज़रूरत है कलेक्ट करने के लिए. फिर है हाउ टू शो वी ऑर्गेनाइज एंड समराइज डाटा, कि हम शो करें ऑर्गेनाइज करें डाटा की और उसकी समराइज कैसे उसे करें डाटा को. हाउ कैन वी एनालाइज द डाटा एंड ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम इट, कैसे हम डाटा का एनालाइज करें और उसके कंक्लूजन कैसे ड्रॉ हम करें. फिर है यानी कैसे बनाएं. फिर है हाउ कैन वी असेस द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्लूजन एंड एवेल्यूएट देयर अनसर्टेनिटीज़, के उसके कि हम कैसे उसे असेस करें उसकी स्ट्रेंथ को और उसके कंक्लूजन को और उसे एवेल्यूएट किस तरह उसकी अनसर्टेनिटीज़ को हम जो है एवेल्यूएट करें. आगे है above discussion led us to the conclusion that statistics provide methods for number 1 design, planning and carrying out research studies. यानी कि जो हमारा डिस्कशन जो हमने ऊपर किया है वो हमें कंक्लूड इन बात पे करते हैं. पहली बात उसने क्या डिज़ाइन करें, प्लान करें और कैरी आउट करें रिसर्च के स्टडीज़ के बारे में. नंबर 2 पे वो कहता है डिस्क्रिप्टिव में कहता है वो समराइज एंड एक्सप्लोर्स डाटा. नंबर 3 पे वो कहते हैं इन्फ्रेंस मेकिंग प्रिडिक्शन एंड जनरलाइज एंड अबव फिनोमिना रिप्रेजेंटेड बाय द डाटा, यानी कि जनरलाइज जो इन्फ्लुएंसेस हैं यानी कि जो डिस्क्रिप्टिव है सेकंड नंबर पे हम देख रहे हैं वो बताते समराइज करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि एक डाटा है क्या कि किस बारे में. और इन्फ्लुएंशियल हमें बताते हैं मेकिंग प्रेडिक्शन बताते हैं कि आने वाले वक्त में हो क्या सकता है उसकी फोरकास्टिंग डेटा है. और क्या कहते हैं जनरलाइज तरीके से बताता है फिनोमिना रिप्रेजेंट करते हैं कि किस तरह से डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए. आगे हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. ये है जी अब हम शुरू करें जी अपना नेक्स्ट इसका टॉपिक वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस यूनिट. ये में कहता है आफ्टर रीडिंग दिस यूनिट द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू. आप ये जब यूनिट सीख लें मुझसे तो उसके बाद आपको क्या सब सीखना है, आप किस बात में आप किस बात के चैम्पियन बन जाएं तो वो ये हैं आफ्टर जैसे कि डिमॉन्स्ट्रेट बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टडी. आपको इसके बाद समझ आ जाए कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स होता क्या है. फिर आपको पता चले नो द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, आपको पता चले कि जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो स्टैटिस्टिक्स के होते क्या है. फिर आप बताएं एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, अब ये बता सके कि फंक्शंस जो है स्टैटिस्टिक्स के होते क्या. फिर आप बताएं इनलिस्ट करें द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स. फिर आप बताएं टेल द इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. फिर आप बताएं ब्रीफली एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशनल रिसर्च, जो कि हमारा जो सब्जेक्ट है एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स है उसके हिसाब से फिर हमने आप अप्लाई करेंगे इस रिसर्च को. फिर है डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स. आप बता सकें कि डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स के दरमियान फ़र्क क्या है. और उसके बाद आप ये चाचा आसानी से कर सकते. फिर हम करेंगे डिस्क्राइब वेरिएबल्स एंड इट्स टाइप्स वेरिएबल्स और उसके हम टाइप सीखेंगे. और इसके बाद क्या है डिस्टिंग्विश बिटवीन द लेवल्स ऑफ मेजरमेंट, हम लेवल ऑफ मेजरमेंट्स को जानेंगे. और उसके बाद क्या आइडेंटिफाई वेरियस स्टैटिस्टिकल नोटेशन, वेरी जो कि हर चीज़ की नोटेशन होती है. तो मैं आपको बताऊँ स्टैटिस्टिक्स में भी आपको जो है नोटेशंस कुछ होंगी, स्टैटिस्टिकल नोटेशन होंगी, वो भी मैं आपको इसमें मैं सिखाऊंगा. चलें जी अब शुरू करते हैं. फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये क्या है. फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर समराइज अंडर द फॉलोइंग हेडिंग. जो मंडे जैसे हेडिंग है इसमें ये समराइज होती हैं. नंबर 1 पे क्या है टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन द डिफाइंड फॉर्म. नंबर 2 पे क्या है टू सिंप्लीफाई अनमैनेजेबल एंड कम्प्लेक्स डाटा, यानी कि जो अनमैनेजेबल डाटा जिसको मैनेज नहीं किया और जो कम्प्लेक्स डाटा है वो हम इसमें इसको करते हैं. टू यूज़ टेक्निक्स फॉर मेकिंग कंपेरिजन्स, कंपेरिजन हम करते हैं एक दूसरे के दरमियान डाटा को देख के. फिर हम करते हैं टू इनलार्ज इंडिविजुअल एक्सपीरियंस. फिर हम करते हैं टू प्रोवाइड गाइडेंस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़ बनाने के फॉर्मुलेशन करने के लिए भी हमें फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत है. और फिर क्या है टू इनेबल मेजरमेंट
of the magnitude of a phenomenon. आगे हम चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. ये है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स. तो ये है फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स. नंबर 1 पे आ रहा है स्टैटिस्टिक्स कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेट फैक्ट्स. नंबर 2 पे आ रहा है मल्टीपल कॉजेज अफेक्ट स्टैटिस्टिक्स. कि कौन से मल्टीपल कॉजेज है जिससे स्टैटिस्टिक्स पे असर होता है. फिर उसके बाद है डाटा शुड बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड इनकॉर्पोरेटेड ऑफ एस्टिमेटेड. फिर है नंबर 4 पे स्टैटिस्टिक्स आर इनकॉर्पोरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्यूरेसी. कि एक्यूरेसी जो है स्टैंडर्ड्स की उस पर हमें इसको एस्टिमेट करना है. फिर है स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्ट इन आ सिस्टमेटिक मैनर. कि एक सिस्टमेटिक मैनर से स्टैटिस्टिक्स को कलेक्ट किया जाता है. नंबर 6 पे हमारे पास है स्टैटिस्टिक्स फॉर आ प्री डिटर्मिन्ड पर्पस. फिर नंबर 7 पे हमारे पास है स्टैटिस्टिक्स आर कैपेबल ऑफ बीइंग प्लेस्ड इन रिलेटेड टू ईच अदर. कि ईच अदर जो है वो इसका स्टैट हम चेक करते हैं. आगे हम चलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ. ये है इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स. तो इसमें क्या है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज आवर डेली लाइफ इज डिस्कस अंडर द फॉलोइंग हेडिंग. फॉलोइंग हेडिंग के अंदर जो है ये स्टैटिस्टिक्स हमारी आती है. वो है नंबर 1 पे एवरी डे वी वॉच वेदर फोरकास्टिंग. जैसे कि हम हर दिन जो है वो जो है हम ये वेदर को जो है फोरकास्ट उसका देखते हैं. फिर इट इज़ पॉसिबल ड्यू टू सम कंप्यूटर मॉड्यूल्स बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट्स. आजकल जैसे आप जानते हैं जदीद दौर है तो स्टैटिस्टिकल कंप्यूटर ऐसे सॉफ्टवेयर बन गए जिनसे हमें आने वाले वेदर का जो है पता चल जाता है. दीज मॉडल्स कंपेयर प्रायर वेदर विद द करंट वेदर एंड प्रिडिक्ट फ्यूचर मैटर. जैसे कि आज आप मोबाइल्स में भी अपने देख लें कि वेदर फोरकास्ट आने वाले हफ्ते के लिए पता चल जाती है बारिश होनी है नहीं होनी. तो इसी तरह जो है ये हमें जो है ये किससे होता है स्टैटिस्टिक्स से हो रहा होता है. तो ये स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके ज़रिए हमें ये पता चल रहा होता है और इससे हमें करंट वेदर और प्रिडिक्टिव वेदर के बारे में जो है सहूलत मिलती रहती है. तो ये हमें स्टैट मदद करता है. आगे हम देखते हैं. तो उसमें कुछ फार्मूले होते हैं बेसिकली ये उससे हो रहा होता है प्रिडिक्शन हो रही होती है. आगे मैं आपको बताऊंगा. उसके बाद स्टैटिस्टिक्स इज़ फ्रीक्वेंटली यूज बाय द रिसर्चर्स. स्टैटिस्टिकली इसीलिए बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है रिसर्चर से. फिर दे आर यूज स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स टू कलेक्ट रेलिवेंट डाटा. फिर है अदरवाइज दे मे बी लॉस ऑफ मनी टाइम एंड अदर रिसोर्सेज. यानी कि आज स्टैट दुनिया में मनी टाइम और रिसोर्सेज को बचाने के मेरे अंदर एक खास अपना किरदार निभाया जिससे क्या स्टैटिस्टिकल जो टेक्निक्स है इससे रेलिवेंट जो है टूल्स का हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है हर मुकाम पे. आगे हम चलते नेक्स्ट पॉइंट पे. इन बिजनेस मार्केट स्टैटिस्टिक्स प्ले आ ग्रेटर रोल. जैसे कि आप जानते हैं बिजनेस में इस मार्केट का जो है बहुत बेहतरीन जो स्टैट ने बहुत फ़ायदेमंद इससे हुआ. स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आर द की ऑफ हाउ ट्रेड्स एंड बिजनेसेस इन्वेस्ट एंड मेक मनी. यानी कि जो स्टैटिस्टिक्स है ये हमें बेहतरीन और कम से कम वक्त में और ज़्यादा रिसोर्सेज को इस्तेमाल किए बिना बता सकता है कि ट्रेड कितना और बिजनेसमैन का जो फ़ायदा है वो कितना ज़्यादा जो होता है वो मुनाफा उसे हो सकता है मार्केट के अंदर. ऑल्सो इन इंडस्ट्री दीज टूल्स आर यूज इन क्वालिटेटिव टेस्टिंग. और इंडस्ट्रीज़ में भी जो है इसी क्वालिटी का टेस्ट का जो है इस्तेमाल जो होता है वो होता है. Production managements are also interested to find out whether the product is confirmed the specification or not. जो प्रोडक्शन होती है मैनेजर्स जो होते हैं ये जो होती है ये इसका बहुत ज़्यादा जो होता है ये इस्तेमाल करते हैं और इससे इन्हें पता चल जाता है कि किन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है और किन का नहीं करना. फिर ही uses statistical tools like inspection plan, control chart etc. यानी कि जो एक मैं आपको बताऊँ स्टैटिस्टिशियन जो होता है ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है ये जो होता है इसके पास जो है टूल्स होते हैं आज के बड़े ज़बरदस्त और बड़े कीमती सॉफ्टवेयर बड़े महंगे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्रीज खरीद लेते हैं
जिससे आप इंस्पेक्शन प्लानिंग कर लेते हैं और कंट्रोल चार्ट्स बना लेते हैं जो आपको आपकी कमी पेशी का और अपने फ़ायदे का बता सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट अपने 4 पॉइंट पे, ये है जी स्टेटिस्टिक्स ऑल्सो हैव अ बिग रोल इन द मेडिकल फील्ड, यानी कि जो मेडिकल फील्ड है इसमें भी इसका बहुत अहम तरीन किरदार है। बिफोर एनी ड्रग prescribed, pharmacists show statistically वैलिड रेट ऑफ एफिशिएंसी, यानी कि जो हमारे ड्रग बनाने से पहले एक प्रिडिक्शन होती है, उसमें स्टैटिस्टिकल का सॉफ्टवेयर का इधर भी इस्तेमाल होता है, जिसमें जो जैसे फार्मेसी वाले जो फार्मासिस्ट होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो एक चार्ट शो करते हैं जिसमें बताया जाता है कि वैलिड रेट ऑफ एफिशिएंट के इस जो जैसे आप जानते हैं भी कोविड-19 की जो है, जो हम जानते हैं कि जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के कोविड-19 की जो ये वैक्सीनेशन बनी तो कहते हैं ये इफ़ेक्टिव है, ये इफ़ेक्टिव नहीं, इसे फाइबर एक्सेप्ट जो है ये कम इफ़ेक्टिव है, यानी दूसरी जो है इफ़ेक्टिव नहीं है। तो मुख्तलिफ इसी तरह से ये एफिशिएंसी ये फार्मासिस्ट ही बताता है कि भाई इनकी एफिशिएंसी है, ये इस जो है ये वैक्सीनेशन की एफिशिएंसी नहीं। इसी तरह से आप इसे समझ सकते हैं आज के दौर में कोविड-19 से हमें ये बहुत अच्छी तरह आज के इसमें समझ आ। इसी तरह सिमिलरली स्टैटिस्टिक्स इज़ बिहाइंड ऑल अदर मेडिकल स्टडीज। स्टैटिस्टिकल जो है जो मेथड्स है जो ये सॉफ्टवेयर ये बिहाइंड होते हैं हर मेडिकल स्टडीज़ में। ये सिर्फ कोविड-19 के लिए नहीं है कि उसके वैक्सीनेशन के लिए, हर चीज़ में जो है ये जो है फ़ायदेमंद जो है ये है। फिर जो है डॉक्टर्स प्रिडिक्ट डिजीज़ ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटिस्टिकल कंसेप्ट। आजकल जो डॉक्टर्स हैं वो स्टेटिस्टिकल जो प्रिडिक्शन इसी के ज़रिए जो है डिजीज़ के कंसेप्ट जो इसे समझते हैं और इसके ऊपर बेसिस पे ही अपना जो है ये अपना जो है वो अपना जो जायचा है, अपना जो कुछ भी इन्होंने ख्याल होता है या जो भी इन्होंने आगे करना होता है, ये प्रोसीजर जो होता है उसके लिए ये प्लानिंग तैयार करते हैं और उस पर अमली जामा उसे बनाते हैं। आगे हम जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये है पॉइंट नंबर 5, ये कहता है प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज स्टैटिस्टिकल टूल्स टू मेक प्रिडिक्शंस ऑफ विनिंग ऑफ इलेक्शंस एंड कमिंग गवर्नमेंट। यानी कि जैसे आप जानते हैं अभी इलेक्शंस पाकिस्तान में होते हैं, अभी पंजाब के भी हुए हैं और मुख्तलिफ जो से मुल्कों के होते हैं, सूबाई होते हैं, हर जगह जो है पूरे मुल्क के जब इलेक्शंस होते हैं तो ये जो प्रिंट और मीडिया जो कहता है भाई अभी अभी जो गैर हतमी और गैर जानिबदाराना जो इलेक्शन के हम नतीजे दे रहे हैं तो वो भी बेसिस ऑफ जो है ये स्टैटिस्टिक्स के ही टूल्स लगाए जाते हैं, जिसकी बुनियाद पे वो टूल्स के ज़रिए वो प्रिडिक्ट कर लेते हैं विनिंग किस पार्टी जो है वो इलेक्शन में आगे जा रही है, कौन सी पार्टी नीचे जा रही है। तो ये आप इससे जो है इसलिए यही गवर्नमेंट के आने से पहले जो है वो कुछ जो अच्छी जो चैनल्स होते हैं वो पहले बता देते हैं कि ये चैनल बता देता है कि भाई कौन सी जो पार्टी जैसे PTI है, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, कौन जो है वो टॉप कर रही है पाकिस्तान में। तो ये जो होता है वो उनका रिज़ल्ट और जो इंडियन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आता है वो रिज़ल्ट दोनों मिला के जब देखते हैं तो वो और वो जो रिज़ल्ट है वो तकरीबन बराबर होते हैं। तो जो बेस्ट जो क्या नाम है जो TV चैनल होता है वो अपनी उससे उनकी रेटिंग बढ़ भी जाती है और उस चैनल को ज़्यादा जो है वो फोकट और उसको वो ज़्यादा फेमस भी हो जाए। तो इन्हें फ़ायदा चैनल और प्रिंट मीडिया को होता है इस स्टैटिस्टिकल टूल लगाने से विनिंग जब इलेक्शन। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट 6 पॉइंट पे। ये स्टैटिस्टिक्स हैज़ वाइडली बीन यूज इन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन टू डिटरमिन द रिलायबिलिटी एंड वैलिडेशन टू टेस्ट फैक्ट्स एंड एनालाइज एटसेट्रा। यानी कि जो एजुकेशन है इसमें आप जानते हैं साइकोलॉजी का बहुत अहम तरीन किरदार है। ये भी अब साइकोलॉजिस्ट पे स्टैटिस्टिकल टूल्स लगाते हैं रिलायबिलिटी एजुकेशन में चेक करने की, एजुकेशन कौन सी पुरानी थी, क्या स्टूडेंट्स को ब्रिटिश पढ़ानी चाहिए या इंसान को ट्रेडिशनल पढ़ानी चाहिए, यानी मदरसे वाली पढ़ानी चाहिए। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी उसके दरमियान टेस्ट की जाती है। फिर किया जाता है कि किस तरह से हम एजुकेशन सिस्टम को तब्दील करें ताकि जो वैलिड रिजल्ट्स आ सकें। ये सब कुछ जो होता है ये वैलिड टेस्टिंग और फैक्टर्स एनालिसिस के ज़रिए हो रहा होता है, तभी हम नए एजुकेशन नए निज़ाम की तरफ जाते हैं। और देखा जाता है इससे पहले किन कंट्रीज़ ने वो निज़ाम को अपनाया और वो सक्सीड रहे, और यही निज़ाम अगर हमारे पाकिस्तान में हो या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में हो तो वही नतीजे हमें मिल सकते हैं। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट 7 पॉइंट पे। वो है अपार्ट फ्रॉम अबव स्टैटिस्टिक्स हैज़ अ वाइड एप्लीकेशन इन मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, परचेज, अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट कंट्रोल। इसके अलावा जो स्टैटिस्टिक्स है ये वाइडली बहुत इसके एप्लीकेशन मार्केटिंग में यूज़ होता है, प्रोडक्शन में यूज़ होता है, फाइनेंस में यूज़ होता है, बैंकिंग में यूज़ होता है,
इन्वेस्टमेंट में यूज़ होता है, परचेजेस में यूज़ होता है, अकाउंटिंग में होता है और मैनेजमेंट कंट्रोल में यूज़ होता है। आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ये है लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसमें क्या आता है, द साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैज़ द फॉलोइंग लिमिटेशंस। अब ये क्या होती है, नंबर वन, द यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज़ लिमिटेड टू न्यूमेरिकल स्टडीज़। जो स्टैटिस्टिक्स है इसकी कुछ जो है इसकी लिमिटेशंस हैं, यानी कुछ जो है इसके आप समझें कुछ जगह पे आके जो इसके पर चलते हैं उस लाइन की बाउंड्री के आगे, और वो क्या है कि न्यूमेरिकल डाटा में ही ये महदूद रहता है, उसमें ही इसका इस्तेमाल होता है, आगे किसी में नहीं होता। नंबर टू क्या है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो है वो डील विद करते हैं पॉपुलेशन और एग्रीगेशन ऑफ इंडस्ट्रियल रादर देन विद इंडिविजुअल्स। यानी स्टैटिस्टिकल टूल जो है वो डील करते हैं हमारी पॉपुलेशन के बारे में, जैसे एग्रीगेशन के बारे में, जैसे कौन मर गया, कौन बच्चे कितने, मोर्टेलिटी रेट जिसे हम कहते हैं, और इंडिविजुअल्स के बारे में रेट, और विद विद रादर देन विद इंडिविजुअल्स। क्योंकि एग्रीगेटेड जवाब होता है, चूँकि सबका मिला जुला हमें एक एवरेज हमें इसकी मिलती है, तो ये इसके ऊपर ही इसी की बाउंड्री के बारे में बताते हैं। आगे ये इसकी लिमिटेशन है। आगे नंबर 3 पे हम चलते हैं, स्टैटिस्टिक्स रील्स और एस्टिमेशन एंड अप्रॉक्सीमेट। ये हमें एस्टिमेशन ही देती है, अप्रॉक्सीमेशन ही नहीं, हमें एग्जैक्ट नहीं कभी बताएगा, तो ये इसके साथ एक इसकी लिमिटेशन है। अगला है जी 4, ये स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स माइट्स लेड टू फेलियस कंक्लूजन। ये कभी कभी हमें गलत भी जो है नतीजा दे सकता है, जो कि हकीकत में जो है वो जो है उसका नताइज पे यानी ग्राउंड पे नतीजा कुछ और होता होगा, तो कभी भी प्रिडिक्शन गलत हो जाती है। तो आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ये है जी एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशनल रिसर्च। अब ये क्या, स्टैटिस्टिक्स इज़ ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस इन एजुकेशनल रिसर्च। जैसे कि एक आम तरीन इम्पोर्टेंस इन एजुकेशन रिसर्च में, इट डज नॉट इंक्लूड मेजरमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स सच एज कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिसेस और द स्कोरिंग ऑफ आइटम्स ऑन आ क्वेश्चनियर्स। यानी कि ये जो इंक्लूड करते हैं मेजरमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स इसमें आते हैं, जो कंस्ट्रक्ट करते हैं, इंडिकेशन करते हैं, स्कोर्स ऑफ आइटम्स ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन के क्वेश्चनियर्स कुछ होते हैं, उसके दरमियान जो स्कोर क्रिएटेड उससे जो स्टैटिस्टिकल जो है उसके एजुकेशनल जो हम जैसे कि हमारा एजुकेशनल रिसर्च ही एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स ही हमारा सब्जेक्ट का नाम है 8614 का, तो उसी हिसाब से जो है ये क्वेश्चनियर की सूरत में होता है, जिससे हम जो है स्कोर्स और उसके इंडिसेस को जो है उससे प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमारी स्टैटिस्टिक्स मदद करते हैं। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ये रादर इट इन्वॉल्व्स अ मैनिपुलेशन ऑफ नंबर्स अंडर द assumption then certain requirements has been met in the measurement procedure के अंदर जो है certain requirement जो इसकी पूरी होती है। आगे statistics particularly seems to work at the analysis stage of the research process when data has been collected। statistics जो है वो एक particularly work और analysis stages में जो इसका किरदार निभाते हैं, जिसमें research procedure और data जो है वो collect करने के बाद जो है हमें उन चीज़ों का हमें बेहतरीन जो है वो रिज़ल्ट मिल सकता है बेहतर तौर पे इन टूल्स को लगा के और मुख्तलिफ स्टेजेस पे। फिर इट डज नॉट मीन दैट सोशल साइंसेज कैन प्लान एंड कैरी आउट इंटायर रिसर्च प्रोजेक्ट विदाउट एनी नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ स्टैटिस्टिक की जो है वो जी कैरिड आउट करता है जी इंटायर रिजल्ट के प्रोसीजर को और उसके विदाउट एनी नॉलेज के, इसके पीछे एक बहुत गहरा नॉलेज होता है। फिर है प्लानिंग and carry out of research project and trying to analyze data without using statistical techniques will carry away from the objects of the studies। यानी कि जो प्लानिंग और कैरी आउट है ये रिसर्च का जो प्रोजेक्ट है ये डील करता है कि एनालाइज को डाटा के बाद और विदाउट इज यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक ये कैरी आउट नहीं हो सकता उसके, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होते हैं बड़े स्टडी के बाद जो होते हैं वो मंदरजा जो होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर स्टैटिस्टिक्स इंटायर्स इन द प्रोसेस rather from the beginning of the research when whole plan for the research selection of design population sample analyze tools and techniques be predicted। यानी कि जो डिज़ाइन है, पॉपुलेशन है, सैंपल है, एनालाइज है, टूल्स का और टेक्निक्स है, ये प्रिपेयर्ड किए जाते हैं बिगनिंग के जो रिसर्च हमें जब हम किसी भी स्टैटिस्टिकल जो रिजल्ट्स हैं वो हम प्रोसीजर जो है उसको जब हम आगे ज़रूरत में लेके आते हैं सॉफ्टवेयर के। आगे है
टॉपिक है ये है डिस्क्रिप्शन एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब हम पढ़ने जाने डिस्क्रिप्शन एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ये है क्या? ये है जी, रिसर्चर्स use a variety of statistical procedures to organize and interpret data। जो रिसर्चर्स हैं वो यूज़ करते हैं इंटरप्रिटेट करने के लिए स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स को, कि वो ऑर्गेनाइज कर सकें डाटा को और इंटरप्रिटेट उसके बारे में कर सकें। वैरायटी ऑफ उसके इस्तेमाल, तो उसमें ये डीज प्रोसीजर्स कैन बी क्लासीफाइड इन टू कैटेगरी। ये जो दो प्रोसीजर ये क्लासीफाई करते हैं दो कैटेगरीज में, जो कि नंबर 1 है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और नंबर 1 हमारी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है और नंबर 2 पे हमारी है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो ये दो आपको याद रखनी है। तो ये दो इसकी कैटेगरीज होती हैं। तो हम आगे चलते हैं। ये है द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम डीलिंग विद कलेक्शन ऑफ डाटा इज टू ऑर्गेनाइज, डिस्प्ले एंड समराइज इट्स efficiency. It is the major object of descriptive data. Descriptive statistics as the name से implies describe the data, यानी कि जो नाम ही है वही काफ़ी है, वही बताते हैं कि डिस्क्रिप्टिव ही है का मतलब है कि ये हमें डाटा के बारे में बता रहे हैं जो कि ऑर्गेनाइज है, डिस्प्ले हो रहा है और समराइज इसकी बारे में हम जो इसकी एफिशिएंसी को हम करें। उसमें आगे हम पढ़ें ये है descriptive statistics consist of methods for organizing and summarizing information। ये क्योंकि descriptive statistics क्या करते हैं, ये हमें ऑर्गेनाइज करते और समराइज हमें एक बताते हैं इन्फॉर्मेशन के बारे में जो कंसिस्ट करती है ये मेथड्स को लगा के। फिर these are statistically procedures that are used to organize, summarize and simplify data। ये statistical two procedures क्या करते हैं, हमें organize, समराइज और सिंप्लीफाई स्टैटिस्टिकल डाटा के बारे में करते हैं। फिर इट इन दीज टेक्निक्स रॉ सोर्सेज आर टेकन एंड अंडरगॉन सम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स टू ऑब्टेन मोर मैनेजेबल फॉर्म। यही स्टैटिस्टिकल जो टेक्निक्स है ये यूज़ किया जाता है रॉ डाटा को इस्तेमाल करते हुए, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को लगाते हुए एक मैनेजेबल फॉर्म में इसको जो है ये हम इसे गैदर कर लेते हैं। आगे क्या है, दीज टेक्निक्स allows the researchers to describe large amount of information or sources in a few indices such as mean, median and standard deviation etc। यानी कि यही जो बहुत सारा लार्ज, बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैं कोई डाटा हो और वो रॉ डाटा जिसके इन्फॉर्मेशन ये उसको कैडर करता है, उसे अलाइन करता है, उसकी मीन, मॉडर्न और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालता है और मुख्तलिफ दर्जा यानी कि वाइस वर्सा चीज़ों को निकालता है, वगैरह वगैरह को निकालता है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये लिखा है व्हेन दीज इंडिसेस आर कैलकुलेटेड फॉर अ सैम्पल। जब ये इंडिसेस एक सैम्पल को फाइंड आउट करने के लिए इसमें कैलकुलेट किया जाता है, दे आर गार्ड से, तो इसी को हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। एंड व्हेन दे आर कलेक्टेड फ्रॉम एन इंटायर, और जब ये इंटायर पॉपुलेशन से किया जाए तो हम क्या कहें, दे आर गार्ड पैरामीटर्स। तो ये कहलाते हैं पैरामीटर्स बाय फेरेंक्रेन, वेनेंट एंड हुई 2012 में उसने कहा था। आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइज्ड स्कोर्स इन अ फॉर्म ऑफ टेबल और ग्राफ्स। के जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है ये ऑर्गेनाइज कैसे होते हैं, इन फॉर्म ऑफ टेबल्स और ग्राफ्स में होते हैं, इसकी सूरत में होते हैं। इट इज स्पेशली यूज्ड व्हेन द रिसर्चर फाइंड इट नेसेसरी टू हैंडल इंटरप्रिटेशनलशिप among more than two variables। ये तब होता है जब एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हों, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान जो इंटर रिलेशनशिप जो है वो कायम हो रहा है, तब ये हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं। स्टूडेंट जी आपने याद रखना। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये है जी, ओनली समराइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा इज़ नॉट द होल पर्पस ऑफ रिसर्चर्स। सिर्फ ऑर्गेनाइज करना और समराइज करना जो है डाटा को, यही रिसर्चर्स का मकसद नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि ऑफन विश टू मेक inferences about the population based on data he has obtained from a sample। यानी कि जो है ये इन्फ्रेंसेस और जो पॉपुलेशन या जो डाटा है ये ऑब्टेन हम करते हैं, सैम्पल से भी करते हैं, फॉर द पर्पस ही यूज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब मैं आपको इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि पॉपुलेशन की बेसिस के जो डाटा है ये हमें इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के बारे में जो हम करते हैं सैम्पल से ऑब्टेन। आगे है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स आर टेक्निक that
allow a researcher to study samples and then make generalization about population from which they are collected. यानी कि इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी टेक्निक है जो रिसर्चर्स को बताती है सैम्पल्स के बारे में और बताती है, जनरलाइज करती है पॉपुलेशन को फ्रॉम इट्स सिलेक्टेड ऑडियंस, यानी कि सिलेक्ट ऑडियंस जो हम करते हैं, जहाँ हम सिलेक्ट टारगेट ऑडियंस करते हैं, उसके बारे में हमें बताती है. तो इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन ऑफ आ रिसर्चर स्टडी इन आ टिपिकल टूल लार्ज एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर आ रिसर्चर टू ऑब्टेन ईच इंडिविजुअल. ये बहुत मुश्किल होता है कि रिसर्चर के लिए कि वो पूरे की पूरी जो है वो पॉपुलेशन को जो है वो स्टडी करे. देन इट इज़ अ सैम्पल, सो तो देयर फॉर आ सैम्पल इज सेलेक्टेड. तो इसी वजह से, इसी बुनियाद पर हम पूरी पॉपुलेशन को ले नहीं सकते, उसमें से हम एक ख़ास सैम्पल को सिलेक्ट करते हैं. आगे है by analyzing the results obtained from the sample, a researcher hope to make general collection about the इसी की ज़रिया से जो एक रिसर्चर है वो एक जनरल कलेक्शन पॉपुलेशन का लेता है और से सैंपल को जो है वो वो उसमें से चुनता है. फिर है वन प्रॉब्लम विद यूजिंग सैंपल इज़ द सैंपल प्रोवाइड ओनली लिमिटेड इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन. एक प्रॉब्लम ये हमारे पास आ जाती है, इसके बाद वो ये आते हैं कि हम पॉपुलेशन से एक खास सैंपल वो चुनते हैं तो वो एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, वो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन ही कहीं ना कहीं मार्क खाई जाते हैं स्टैटिस्टिक्स में. इसमें ये एक इसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है, ये मैं आपको बताऊँ. टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम इज द नोटेशन दैट द सैंपल शुड बी रिप्रेजेंटेड ऑफ द पॉपुलेशन. इसी वजह की, इसी को एड्रेस, इसी प्रॉब्लम को हल लेकर हम नोटेशंस को यूज़ करते हैं सैंपल के वो जो रिप्रेजेंट करें तमाम पॉपुलेशन को. आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. ये दिस इज़ द जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सैंपल शुड बी कंसिस्ट विद द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन. यही वजह है कि जनरल कलेक्शन करेक्टरिस्टिक ऑफ सैंपल ऑफ पॉपुलेशन कंसिस्ट करते हैं विद द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ये जो सैंपल का करेक्टरिस्टिक को वही रिफ्लेक्ट करे पूरी पॉपुलेशन को. तो ये हमने इसका ना ख्याल रखना होता है. आगे हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. ये है जी वेरिएबल. A variable is sometimes that is likely to vary or something that is subject to variation. अब वेरिएबल जो होता है ये कोई ऐसी चीज़ है जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है और ये वेरिएशन से इसका ताल्लुक होता है. वी कैन ऑल्सो से डैट अ वेरिएबल इज़ अ क्वालिटी डैट कैन एज्यूम एनी सेट ऑफ वैल्यूज़. हम इसको एज्यूम कर सकते हैं कि एक क्वालिटी है कि जो कि सेट ऑफ वैल्यूज से इसे हम डिटेक्ट करते हैं. आगे के इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द वेरिएबल्स इज करेक्टरिस्टिक्स दैट वेरी फ्रॉम वन पर्सन टू थिंग टू अनदर. ये क्या करता है कि ये एक पर्सन से दूसरी पर्सन से जो अलग थलग जो है ये होता है. इन दिस करेक्टरिस्टिक्स numbers of quantity that increase or decrease over the time or takes different values in different situations. ये जो करेक्टरिस्टिक है ये नंबर ऑफ इसकी क्वांटिटेटिव इंक्रीज या डिक्रीज होती है और टेक टाइम ये टाइम लेता है, टेक डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट वैल्यूज भी ले सकता है. अच्छा जी, आगे और इन मोर प्रिसाइज वर्ड और या फिर मोर प्रिसाइज वर्ड्स के लिए इट इज़ कंसीडर और क्वालिटी दैट डिफरेंट फ्रॉम द केसेस टू अनदर. ये क्या होता है, कंडीशन और क्वालिटी की वजह से डिफरेंट करता है, केस टू केस वेरी करता है. फिर वी ऑफन मयर और काउंट इट. हम ऑफन इसे मयर भी करते हैं या काउंट भी कर सकते हैं. तो आगे हमारा चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट. ये अ वेरिएबल में ऑल्सो बी कॉल्ड ए डाटा आइटम. एक जो वेरिएबल है ये डाटा आइटम भी कहलाता है. ये आपको स्टूडेंट समझना है. इसका दूसरा नाम डाटा आइटम भी हो सकता है. अगर पेपर्स में आ जाए डाटा आइटम तो आपने उसका नाम वेरिएबल का समझ लेना और उसको अपने जहन में रख के जहन नशीन करना, उसे आगे समझना है. फिर एग्जाम्पल इसके हम आगे देखते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ वेरिएबल्स फॉर ह्यूमन आर हाइट, वेट एंड एज, नंबर ऑफ सिबलिंग्स, बिजनेस, इनकम एंड एक्सपेंसेस, कंट्री ऑफ बर्थ, कैपेबल expenditure, multiple status, eye color, gender, class, grade and vehicle type, etc. ये इसमें आगे हम चलते हैं अपने इसको कंटिन्यू करते हुए हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पे. ये द वेरिएबल्स that yield numerically inform measurement are called quantitative
और न्यूमेरिकल वेरिएबल्स, यानी कि जो वेरिएबल्स हमें न्यूमेरिकल यानी कि नंबर की सूरत में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं और उन्हें मेजर के उसे हम क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल वेरिएबल कहते हैं. एंड द वेरिएबल्स दैट यील्ड नॉन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन और मेजरमेंट्स आर कॉल्ड क्वालिटेटिव और करेक्टरिस्टिक, यानी कि जो हमें वेरिएबल न्यूमेरिकल नंबर में नहीं इंफॉर्मेशन देता उसको हम और जिसको मैयर जो हम उस इनको इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव या करेक्टरिस्टिकल वेरिएबल. ये अपने स्टूडेंट दोनों को ज़्यादा डिफरेंस है. आगे इन द अबव एग्जाम्पल फर्स्ट 7 आर एग्जाम्पल्स ऑफ quantitative variables and last 5 are example of characteristic variables. यानी कि मैं आपको दिखाऊं, अगर आपको ये डायग्राम जो नीचे नज़र आ रही है इसमें आप जो अपने लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं ये न्यूमेरिकल वेरिएबल्स हैं यानी कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, और अपने राइट साइड पे आप देख रहे हैं ये है करेक्टरिस्टिक यानी कि न्यूमेरिकल और ऑर्डर. ये दो किस्में वेरिएबल्स हैं. अब हम आपको वापस ले जाऊं तो हम चल रहे हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पे. ये है quantitative variables can further be classified as either discrete or continuous. जो quantitative variables हैं ये can describe कैसे होते हैं, classified, discrete या continuous में होते हैं. Descriptive variables consist of separate individual and characteristic values में होते हैं. No value can exist between two neighboring characteristic values. For example जैसे 7 dots और 8 dots. No other values can be measured in between them. इनके between ये नहीं हो सकते. फिर these variables are commonly restrict to whole countable numbers. For example, the numbers of number of children in a family or numbers of students attend the class. ये यानी कि जैसे कि नंबर ऑफ जो जिनकी हम गिनती कर सकते हैं जिन नंबरों की, जैसे कि चिल्ड्रन घर में बच्चे कितने हैं या फिर इसके क्लास में स्टूडेंट्स कितने हैं, ये गिनती इसी को हम कहते हैं ये न्यूमेरिकल डाटा यानी कि क्वांटिटेटिव डाटा. आगे है इफ़ एनी ऑब्जर्व्स आ क्लास अटेंडिंग फ्रॉम द डे टू डे ही मे फाइंड 30 स्टूडेंट्स आर वन डे एंड 29 द नेक्स्ट. यानी जैसे हम क्लास अटेंडेंस में देखते हैं कभी 29 बच्चे होते हैं कभी 30 बच्चे होते हैं. दिन ब दिन कभी एक बच्चे की कोई बीमारी होगी, तबीयत या उसने बंक मार लिया, कोई भी कर ले, तो जब क्लास टीचर से क्लास में अटेंडेंस ले रहा होता है तो वो बच्चे का नाम लेते और वो पुकारते तो वो नहीं होता, तो वो गिनती हाथ से भी उंगली से भी करते हैं. अगर कोई बच्चा शरारत से उसका नाम भी ले ले तो गिनती में जब वो गिनती करते हैं पता चले, यानी कि जब वो क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल वेरिएबल को क्लास में गिनती करते तो उसे फ़ौरन पता चल जाता है कि एक बच्चा कम है. तो फिर इस तरह से वो बच्चा की जो अटेंडेंस नहीं रखते और इस तरह से तो वो एक्चुअली क्लास में क्या होता है, जो हमारा क्लास का टीचर जो है वो न्यूमेरिकल डाटा की प्रैक्टिस हमें दिन रोज़ करके दिखा रहा होता है. तो हम इससे रोज़ आशना इस चीज़ से होते हैं, घर में भी, बाज़ार में भी और ख़ास तौर पर स्कूल्स में भी. क्या हम टीचर के किरदार में हो या हम स्टूडेंट्स के किरदार में हो. आगे हम चले नेक्स्ट पॉइंट में. ये डिस्क्रीट वेरिएबल में ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट डिफर क्वालिटेटिवली. जो एक डिस्क्रीट वेरिएबल है मे बी कंसिडर एट ए ऑब्जर्वेशन डिफरेंटली क्वालिटेटिवली. फॉर एग्जांपल साइकोलॉजिस्ट ऑब्जर्विंग पेरेंट्स may classify some as having panic disorder, other as having a dissociative disorder and some as having a psychological disorder. The type of disorder is discrete variable because they are distinct and finite categories that can be observed. यानी कि अब जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये हमारे पास आ रहा है ये करेक्टरिस्टिक वेरिएबल या फिर हम इसे कहते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल. यानी कि अब जैसे कोई साइकोलॉजिस्ट है, अब वो जो है वो किसी का डिसऑर्डर, किसी बंदे का, किसी का जो है वो कोई और मसले, कोई डिजीज़ का मसले, कोई डिस्क्रीट मसला है, तो इसको अब जो है हम गिनती में नहीं ले सकते. इसको जो है इसकी हमें क्वालिटी को देखना पड़ेगा, इसकी हमें खसूसियत देखने की, वो अच्छी खसूसियत है बुरी खसूसियत है. तो ये कहलाता है डिस्क्रीट वेरिएबल, जिसमें न्यूमेरिकल लफ्ज़ ना हो लेकिन उसमें उसकी खसूसियत से उसे पहचाना जा सके, उसे जांचा जा सके, उसको करेक्टराइज कर जा सके. जैसे कलर्स हैं ब्लैक वाइट ब्लू, इनको जो है हम इनके कोई नंबर में नहीं हम गिन सकते, हम इनको क्वालिटी से, जैसे सेंसेस हैं 5 सेंसेस हैं 6 सेंसेस हैं, उनको हम क्वालिटी से गिन सकते हैं. आगे हम चलिए नेक्स्ट पॉइंट में. वेरिएबल्स के ये है जी. ऑन द अदर हैंड वेरिएबल्स सच एज टाइम, हाइट एंड वेट आर नॉट लिमिटेड टू
फिक्स सेट ऑफ सेपरेट इंडिविजुअल कैटेगरी, जैसे कि हाइट है, टाइम है, वेट है, और ये इनकी कोई लिमिटेशन है, फिक्स नहीं है, सेपरेट नहीं है, ये इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है. आगे है नेक्स्ट पॉइंट, दे आर divisible in infinite numbers of fractional parts. ये फ्रैक्शनल पार्ट्स में जो है डिवाइड किए जा सकते हैं. सच एज वेरिएबल्स आर कॉल्ड कंटिन्यूस वेरिएबल. इन वेरिएबल्स को हम कंटिन्यूस वेरिएबल्स कहते हैं. आगे हम चलते हैं नेक्स्ट में. फॉर एग्जांपल, a researcher is measured the amount of time and required to solve the particular mental arithmetic problem. He can measure time in hours, minutes and seconds और फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड. तो जो एग्जांपल इसकी रिसर्चर ने दी है वो ये कि एक अमाउंट ऑफ टाइम जब एक सॉल्व हम नहीं करना चाहता है, एक मेंटल अरेथमेटिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसमें हमें मेजर करना पड़ता है टाइम को, मिनट्स को और सेकंड्स को उसमें, और उसकी यानी कि फ्रैक्शन ऑफ जो उसकी जो होती है प्रपोर्शन जो होती है फ्रैक्शन सेकंड्स में, यानी कि हर चीज़ में जाके घुस के हमें देख. आगे हम एक तस्वीर देख रहे हैं, ये डायग्राम वेरिएबल्स की, एक है न्यूमेरिकल, एक है कैरेक्टरिक कैटेगोरिकल वेरिएबल. यानी वही जो मैंने आपको पहले एक ये दिखाई थी, ये फिर दिखाना कैटेगोरी, यानी कि इसमें जो है न्यूमेरिकल में डिस्क्रीट है और कंटिन्यूस है, जिसको आप कहते हैं कि ये नंबर्स में आता है, और जो कैटेगोरिकल इसमें नॉमिनल है और ऑर्डर है, तो इसके जो है कोई वैल्यूज़ नहीं होती. आगे हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. ये है जी लेवल्स ऑफ मेजरमेंट. अब ये क्या है, ये है देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, क्वालिटेटिव एंड कैटेगोरिकल. तो यहाँ पे दो किस्में होते हैं वेरिएबल की, जैसे आपको पहले बताया वही चीज़ कंटिन्यू हो रही है. लेवल ऑफ मेजरमेंट में ये है क्वालिटेटिव एंड कैटेगोरिकल वेरिएबल्स. तो ईच यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस एंड मेजरमेंट रिक्वायरिंग द यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल, यानी कि जो है ये इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि एनालाइज ऑफ मेजरमेंट कहते हैं, जिसके रिक्वायर होते हैं डिफरेंट मेजरमेंट स्केल के हिसाब से इसकी ये वेरी करते हैं. आ स्केल ऑफ वेरिएबल गिव्स सर्टेन स्ट्रक्चर टू वेरी एंड ऑल्सो डिफाइन द मेजरमेंट ऑफ द वेरिएबल, यानी कि जो इसका स्केल है ये हमें बताएगा सर्टेन स्ट्रक्चर वेरी के, और ऑल्सो डिफाइन करेगा हमें मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल. आगे है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो. यानी कि नंबर 1 हमारा क्या है, नॉमिनल स्केल, नंबर 2 क्या ऑर्डिनल स्केल, नंबर 3 क्या इंटरवल स्केल, और नंबर 4 क्या है रेशो स्केल. आइए हम सबको देखते हैं. सबसे पहले हमारे पास है नॉमिनल स्केल. ये है जी, अ नॉमिनल स्केल इज द सिंपल फॉर्म ऑफ मेजरमेंट रिसर्च कैन यूज़. ये एक सिंपल फॉर्म ऑफ रिसर्च है जो मेजरमेंट रिसर्चर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं. द वर्ड नॉमिनल मीन्स हैव टू डू विद नेम. नॉमिनल का मतलब ये होता है कि नाम से ही ये इसको हम जज करते हैं. मेजरमेंट्स मेड ऑन दिस स्केल इन्वॉल्व्स मेयरली नेम थिंग्स. नाम के ही इस्तेमाल में यूज़ होते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ कैटेगरीज दैट हैव डिफरेंट नंबर्स, डिफरेंट नेम्स. तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है डिफरेंट नेम्स से इसे पुकारा जाता है. सच मेजरमेंट्स लेबल एंड कैटेगरीज ऑब्जर्वेशन बट डू नॉट मेक क्वांटिटेटिव डिस्टिंक्शन बिटवीन देम. इसके दरमियान क्वांटिटेटिव डिस्टिंक्शन बिटवीन इनके दरमियान नहीं होता. आगे हम चलते हैं, इसकी एग्जांपल ये है. फॉर एग्जांपल, इफ़ वी विश टू नो द सेक्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्डिंग टू द questionnaires, we would measure it on nominal scale consist of 2 categories, मेल और फीमेल. यानी कि जब हम एक क्वेश्चनियर को हम फिल करवाते हैं, उसमें किसी का बंदे का सेक्स पूछते हैं, भाई आपका क्या मेल हो कि फीमेल हो, तो वो एक क्वांटिटी में होता है उसकी न्यूमेरिक ना कि हम उसको किसी और चीज़ में कैटेगराइज करें. आगे a researcher observe a behavior of a group of infant monkeys might categorize response as playing, growing, grooming, feeding, acting aggressively or showing submissively. As the researcher merely gives names to each character so that it is a nominal scale of measurement. तो इसे हम nominal scale of measurement करें. आगे the nominal scale consists of qualitative distinctions
Although a nominal scale consists of qualitative differences, yet it does not provide any information about quantitative differences between individuals. यानी कि जो नॉमिनल स्केल है कंसिस्ट ऑफ क्वालिटेटिव डिस्टिंक्शंस के ऊपर है बताते हैं. ऑल्दो क्या है नॉमिनल स्केल जो है कंसिस्ट करते हैं क्वालिटेटिव डिफरेंसेस के बारे में डिफरेंसेस, लेकिन फिर भी इन्वॉल्व करते हैं इंफॉर्मेशन क्वालिटेटिव डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल्स के बारे में. आगे nominal scale value like 0 numerical आगे हम पढ़ रहे हैं numerical values like 0 and 1 are merely used as codes for nominal categories when entering data into a computer programming. यानी कि जब हमारी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, ये कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊँ मेरे मेल एंड फीमेल जब एक क्वेश्चनियर के लिए यूज़ होता है, जैसे मैं आपको बताऊँ कि हम स्टैटिस्टिकल टूल यूज़ करते हैं SPSS, उसमें जो है 0 एंड 1 को हम जो है ऐसे करते हैं जैसे कि मेल को हम 0 दे देते हैं कैटेगरी में नंबर, और फीमेल को हम 1 दे देते हैं, ताकि जो क्वालिटेटिव जो है वो क्वांटिटेटिव में जो है कन्वर्ट हो जाए, और हम उसके दरमियान जो है वो अपने जो है वेरिएबल्स की जो है फ्रीक्वेंसी को जो है वो उस पर रिजल्ट लगा के नतीजे निकाल सकें, अखज़ कर सकें. आगे हम चलते हैं अपने सेकंड यानी कि ऑर्डिनल स्केल में. ये क्या है? इन ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक अप the scale not only having a separate name but also are ranked in terms of measurement. इसका ना सिर्फ सेपरेट नेम होता है बल्कि इसकी रैंकिंग भी होती है और उसकी एक मैग्नीट्यूड होती है. द स्केल कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ कैटेगरीज दैट आर ऑर्गेनाइज्ड इन एन ऑर्डर सीक्वेंस. ये एक कैटेगरीज इसके एक ऑर्गेनाइज सीक्वेंस में होती है. आगे फॉर एग्जांपल मैनेजर ऑफ अ कंपनी इज आस्क्ड टू रैंक एम्प्लॉयज़ इन टर्म्स ऑफ हाउ वेल दे परफॉर्म देयर ड्यूटीज़. यानी कि एक मैनेजर है वो जज करना चाह रहे कि जो मेरे सबॉर्डिनेट्स हैं कैसे जो है ऑर्गेनाइज अपनी ड्यूटीज़ को कर रहे हैं, उसको वो अपने हिसाब से रैंक करते हैं, तो वो उनकी बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस करते हैं. तो ये एक ऑर्डिनल स्केल होता है जो वो एक मैनेजर करता है. आगे द कलेक्टेड डाटा विल tell us that the manager consists that best worker, the second best worker and so. जैसे कि यही मैनेजर जो कंसिस्ट बता रही कि बेस्ट वर्कर किसकी परफॉर्मेंस ये अपनी जॉब में परफॉर्मेंस करते हुए अच्छी थी, फिर उससे कम थी, फिर उससे कम, और फिर सबसे कम थी किसकी. द डाटा विल रिवील दैट वर्क. और डाटा जो वो रिवील करते जैसे हम स्टार्ट करते हैं रिवील करते हैं इस वर्क को. हु इज़ रैंकिंग सेकेंड इज़ व्यूड एज डूइंग बेटर वर्क देन वर्कर्स हु इज़ रैंकिंग थर्ड. इसी से पता चले कौन सा बेहतर वर्कर है, कौन सा सेकंड थर्ड पे है, और सो ऑन. However, we can get no information about amount that workers differ in job performance. हाँ कि हमें एक जगह मार्क आ जाती है, वो हो जाती है जॉब की परफॉर्मेंस में. दैट इज़ वी कैन नॉट गेट द आंसर ऑफ क्वेश्चन. जैसे कि हमें क्वेश्चन का जवाब नहीं ले सकते हाउ मच बेटर, कितना बेहतर. डज एन ऑर्डिनल स्केल प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मेजरमेंट्स. ये हमें सिर्फ ऑर्डिनल स्केल डायरेक्शन ऑफ टू मेजरमेंट्स के ही बारे में बताते, बट इट डज नॉट रिवील द मैग्नीट्यूड ऑफ द, यानी कि मैग्नीट्यूड का ये हमें डिफरेंस नहीं मिला, और इसी में यही ऑर्डिनल स्केल का ड्रॉबैक है. आगे हम चलते हैं अपने थर्ड स्केल की तरफ जो कि है इंटरवल स्केल. वो है एन इंटरवल स्केल possess all characteristics of an ordinal scale. ये क्या है? ये वही करेक्टरिस्टिक जो है ये अपने अंदर समोता है जो कि ऑर्डिनल स्केल है, with additional features that characteristics from series of interval that are exactly of same size. जो कि करेक्टरिस्टिक की फीचर होते हैं ऑफ सेम साइज जो इंटरवल के होते हैं इसमें होते हैं. दिस एडिशनल information makes it possible to compute distance between values on an interval scale. यानी कि इसके बाद जो इंटरवल स्केल की जो एक इसमें बुनियाद जो एडिशन है वो जो है इसमें एक तब्दीली लाती है. फॉर एग्जांपल ऑन रूलर 1 इंच इंटरवल इज़ द स्केल साइज एट एन एवरी लोकेशन ऑन द रूल. जैसे कि एक आपको एक स्केल जो होता है उसमें एक इंच 2 इंच 3 इंच बने होते हैं. ये जो इंचेस बने हुए हैं ये बेसिकली इंटरवल्स बने हुए हैं कि इस बुनियाद पे एक 1 सेंटीमीटर पूरा हो रहा है, तो हमें ये चीज़ जो है ये हमें जो ये जो इंटरवल स्केल जो है इसमें हमें हेल्प करती है. जैसे आगे हम चलते हैं सिमिलरली 4 इंचेस डिस्टेंस इज डायरेक्टली द सेम साइज नो मैटर वेदर इट इज़ मेजर्ड ऑन द रूलर. जैसे कि रूलर सिमिलरली द डिस्टेंस बिटवीन द
score of 70 and 80, it is consists to be same as the distance between scores of 80 and 90. यानी वही डिफरेंस जो है 70 और 80 के मान में जो 80 और 90 यानी कि 10-10 का फ़र्क है, ये हमें जो है इसकी ये इंटरवल से हमें पता चलता है। ये हमें इंटरवल्स की मदद करता है कि एक जो है यानी कि ये नहीं है कि अगर 10-10 का फर्क है 10 और 5 यानी कि जैसे 70 से 80 या 70 से 85 हो, ये एक प्रपोर्शन यानी कि ये इंटरवल एक ख़ास डिवीजन रख देते हैं जिसके मन जो है वो उससे कम या ज़्यादा नहीं हो सकता। आगे फॉर ऑल पर्टिकुलर पर्पजेज दीज नंबर्स आर अंडरगोज अरिथमेटिकल ऑपरेशन, ये अरिथमेटिकल ऑपरेशंस में जो है ये जाते हैं टू बी ट्रांसफॉर्म इनटू अ मीनिंगफुल रिजल्ट, जैसे हम एक मीनिंगफुल एक मतलब का नतीजा हम अखज़ करते हैं। इंटरवल स्केल आंसर द क्वेश्चन, इंटरवल स्केल बताता है हमें हाउ मच बेटर, कितना बेटर है, और हाउ मच इज़ डिफरेंट, और कितना मुख्तलिफ है। बट देयर इज़ कि हमारा मुख्तलिफ कितना मुख्तलिफ नतीजा मुख्तलिफ है, बट देयर इज़ नो इंटरेस्टिंग ज़ीरो, यहाँ इसमें ज़ीरो नहीं होता और स्टार्टिंग पॉइंट इसमें नहीं होता। द ज़ीरो पॉइंट ऑन द इंटरवल स्केल डज नॉट इंडिकेट टोटल एब्सेंस ऑफ वट इज़ बीइंग मेजर्ड, और ये मेजर इसमें नहीं होता। फॉर एग्जांपल 0 डिग्री ऑन द सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल डज नॉट इंडिकेट नो टेम्परेचर, यानी जैसे हम जानते हैं कि फ़ारेनहाइट 273 डिग्रीज होता है के बराबर होता है फ़ारेन, जैसे कि 0 डिग्री टू 73 फ़ारेनहाइट होता है। तो वो जो एक चेंजिंग एक चीज़ है वो एक जो है कि सेल्सियस में कुछ और है, सेंटीग्रेड में कुछ और है, और फ़ारेनहाइट में वो चीज़ बिल्कुल ही इसका मतलब और चेंज होता है। तो ये जो है इसमें थोड़ा सा इसका फ़र्क आता है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये हमारा लास्ट है और ये फोर्थ स्केल है, ये है रेशो स्केल। ये क्या है? आर रेशो स्केल हैज़ ऑल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरवल स्केल बट एडिशन एंड एब्सोल्यूट 0.4। अब यही जो हमने पीछे इंटरवल स्केल पढ़ा है जो तीसरा है, यही चीज़ जो है इसकी सारी करेक्टरिस्टिक जो है ये समोटी है रेशो स्केल में। सिर्फ एक चीज़ इसमें जो एडिशन आ जाए वो थी ज़ीरो स्केल का पॉइंट जो कि उसमें एब्सेंट थी। आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट में। इट मीन्स on a ratio scale a value of 0 indicate complete absence of the variable being measured। इसमें ज़ीरो स्केल के बारे में measured जो होता है ये आपको वैसे एग्जाम में भी MCQ आ सकता है, इसके बारे में भी आपको याद रखना है कि जो इंटरवल स्केल है ये इसमें ज़ीरो नहीं होता, और जो रेशो स्केल में ज़ीरो है इसमें जो होता है वो मौजूद होता है। ये जो है यही दोनों में वैसे फ़र्क है। ये 100% MCQ पेपर में आपके आएगा 8614 में, और जहाँ कभी आप स्टैटिस्टिक्स के कभी भी इम्तहान देंगे तो ये आपको स्टूडेंट्स याद रखना। आगे एडवांटेजेस ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो इज़ द रेशो ऑफ नंबर्स ऑन स्केल रिफ्लेक्ट रेशो ऑफ मैग्नीट्यूड फॉर द वेरिएबल बीइंग मेजर्ड। इसमें क्या है जी, मैग्नीट्यूड का हमें पता चल जाता है कि वेरिएबल की बीइंग जो कि मेजर कर रहा है, ये इसका एडवांटेज है। आगे वी कैन से दैट वन मेजरमेंट इज़ 3 times larger than another, कि एक मेजरमेंट जो है वो 3 times larger than another, और वन स्कोर इज़ ओनली हाफ एज लार्ज एज अनदर, एक और जो एक स्कोर है वो हाफ एज लार्ज टू अनदर है। फिर नंबर आगे है 10। रेशो स्केल नॉट ओनली एनेबल अस टू मेजर द डिफरेंस between two individuals but also describe the difference between of ratio। ये जो रेशो स्केल है ये ना सिर्फ हमें बताए मेजर बिटवीन टू इंडिविजुअल बल्कि हमें बताता है डिफरेंस बिटवीन टू रेशोज। ये हमें रेशोज़ के बारे में बताता है और इंडिविजुअल्स के बारे में भी जो हमें बताता है। आगे हम अब जो शुरू करें ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स के इंट्रोडक्शन के 8614 के ऊपर। ये है द साइंटिफिक मेथड। ये क्या है? देयर आर many disciplines ranges from the medicines and ecopolo astropolo philosophy to agriculture, zoology and social sciences, where scientists are process called scientific methods is used to advance their knowledge and understanding। यानी कि जो साइंटिफिक मेथड्स हैं ये बहुत चीज़ों मेडिकल, एग्रीकल्चर, जोलॉजी और सोशल साइंसेज में और जो है साइंटिस्ट यूज़ करते हैं सारे मेथड कहते हैं। एडवांसमेंट इसको की गई है जिससे नॉलेज जो है बढ़ता है साइंटिफिक मेथड्स को लेके। ये हम आगे पढ़ेंगे। है पहला पॉइंट है इसका, साइंटिफिक मेथड इज़ अ प्रोसेस फॉर एक्सप्लेनिंग द वर्ल्ड वी सी। जहाँ की दुनिया में आज साइंटिफिक मेथड जो है इनका प्रोसीजर है वो यूज़ किया जा रहा है। इट इज़ अ प्रोसेस यूज टू वैलिडेट
ऑब्जर्वेशंस वाइल मेजरिंग ऑब्जर्वर बाइसेस, यानी कि इसमें जो है हम ऑब्जर्व करते हैं वैलिडेट करने बाइसेस को चेक करने के लिए. दिस मेथड इज अ सीरीज ऑफ steps that led to an answer that accuracy describe the things we observe. It is to conduct research in a fair, unbiased and repeatable manner. यानी कि इससे हमें पता चलता है सीरीज ऑफ स्टेप्स जो इसे हम फॉलो करें जिसे एक्यूरेट डिस्क्राइब और ऑब्जर्व और हम गोल्स अचीव कर सकें रिसर्च के जो है फेयर और अनबाइस और रिपीटेबल मैनर के ज़रिए. फिर है साइंटिफिक मेथड इज़ अ टूल फॉर. साइंटिफिक मेथड के ज़रिए हमें किस चीज़ में फ़ायदा होता है? वो हमें होता है ए फॉर्मिंग एंड फ्रेमिंग क्वेश्चन. फॉर्मिंग कैसे करना और फ्रेमिंग कैसे क्वेश्चन करना है. नंबर बी पे है कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन टू आंसर डीज क्वेश्चन. कनेक्ट कैसे करना और आंसर कैसे करना है क्वेश्चन. फिर नंबर सी पे है रिवाइजिंग ओल्ड एंड डेवलपिंग न्यू क्वेश्चन. रिवाइज कैसे करना है और डेवलप कैसे करना है न्यू क्वेश्चन को. ये हमें साइंटिफिक मेथड से जो है पता चलता है. द साइंटिफिक मेथड इज नॉट ओनली वे बट बेस्ट वे टू डिस्कवर हाउ वाई वर्ल्ड वर्किंग. यानी कि साइंटिफिक मेथड सिर्फ एक तरीका नहीं बल्कि बेस्ट तरीका है डिस्कवर करने के लिए वर्ल्ड के काम को जानने के सीखने के लिए. इट इज़ नॉट अ फार्मूला. ये एक फार्मूला नहीं है. इट इज़ अ प्रोसेस. ये एक तरीका है नहीं कि प्रोसेस है विच विद अ मैनर ऑफ सीक्वेंस स्टेप डिजाइंड टू क्रिएट एन एक्सप्लेनेबल आउटकम दैट इंक्रीजेज आवर नॉलेज बेस. ये हमारी नॉलेज बेस को इंक्रीज करने के लिए भी एक स्टेप तैयार करता है डिज़ाइन करता है सीक्वेंस के ज़रिए. आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. साइंटिफिक मेथड ये है द प्रोसेस इज एज फॉलोज. इसके जो प्रोसेस है वो एज फॉलोज. नंबर वन क्या होता है साइंटिफिक में? नंबर वन है आस्क अ क्वेश्चन. आस्क क्वेश्चन करते हैं. आस्क अ क्वेश्चन इज द फर्स्ट स्टेप टू साइंटिफिक मेथड. ये पहला साइंटिफिक मेथड का पहला स्टेप ही है कि आस्क अ क्वेश्चन करें. गुड क्वेश्चन कम फ्रॉम केयरफुल ऑब्जर्वेशन. गुड अच्छे क्वेश्चन के नतीजे केयरफुल ऑब्जर्वेशन से आते हैं. यानी कि जितना आप कीनली किसी चीज़ को ऑब्जर्व करें उतना अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन के बारे में सवाल उठा सकते हैं. आवर सेंसेज आर गुड सोर्स ऑफ ऑब्जर्व. हमारी जो सेंसेज वो अच्छी सोर्स है ऑब्जर्वेशन को जज करने. समटाइम्स सर्टन इंस्ट्रूमेंट्स लाइक अ माइक्रोस्कोप और अ टेलीस्कोप आर ऑल्सो. कभी कभी इसको जज करने के माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का भी इस्तेमाल किया जाता है. दीज इंस्ट्रूमेंट्स एक्सटेंड द रेंज ऑफ सेंसेज. ये हमारी जो सेंसेस की जो हमारी सेंसेस की जो ताकत है उसको और भी बढ़ाने में मदद फ़ायदेमंद होती हैं. ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन मैनी क्वेश्चंस कम इन द माइंड. इसी दौरान हमारे जहन में बहुत सारी बातें भी हमारे जहन में सवाल जो है वो जो है जन्म लेती हैं. दीज क्वेश्चंस ड्राइव द साइंटिफिक मेथड. और यही जो सवाल जन्म लेते हैं यही साइंटिफिक मेथड्स कहलाते हैं कि उसके क्वेश्चन जनरेट करते हैं ड्राइव आ जाते हैं. अगला है क्वेश्चन नंबर टू. ये है अगला है जो पॉइंट नंबर टू है ये है डिफाइन द प्रॉब्लम. द क्वेश्चन रेजेज ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन लेड टू द स्टेट ऑफ प्रॉब्लम. इससे हमारा प्रॉब्लम जो है वो रेज किया जाता है कि जो हमारी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम जैसे हम देखते हैं ना रिसर्च में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम होते हैं वो इसी से जनरेट होते हैं. और नंबर थर्ड में है फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस. वो फॉर्मेशन हाइपोथेसिस भी उसी के बाद जनरेट होता है जैसे आप रिसर्च पेपर्स में पढ़ते हैं वही स्टेटिस्टिकल ये इसी चले स्टेटिकल टूल्स पे ये सब चीज़ें ऑब्जर्वेशन पे. Hypothesis is a learned statement of what one expect to be answer of the question. इस आंसर ऑफ द क्वेश्चन के लिए हमें क्लियर स्टेटमेंट हमारा बन जाता है जो एक्सपेक्ट है. हाइपोथेसिस रिप्रेजेंट द बेस्ट एजुकेटेड गेस्ट बेस्ड ऑन द वंस ऑब्जर्वेशन एंड व्हाट ही ऑलरेडी नो. क्या वो जानता है और क्या नहीं जानता बताता. अ गुड हाइपोथेसिस इज टेस्टेबल. गुड हाइपोथेसिस वही होता है जो टेस्टेबल हो. इट प्रोवाइड सम स्पेसिफिक दैट लेड टू मेथड्स ऑफ टेस्टिंग. ये स्पेसिफिकली हमें बताए मेथड्स ऑफ टेस्टिंग के बारे में. द हाइपोथेसिस कैन ऑल्सो लेड टू प्रिडिक्शन. ये हमें बता सके मेथड्स प्रिडिक्शन लीड टू प्रिडिक्शन के बारे में. आगे हम चलते हैं. ये है हमारा फोर्थ नंबर पॉइंट. ये बताते हैं कंडक्टिंग द एक्सपीरियंस टेस्टिंग द हाइपोथेसिस. ये है आफ्टर फॉर्मेशन द हाइपोथेसिस इट इज़ टेस्टेड. जब हम ये सब करें तो हम फॉर्मेशन हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं. देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू टेस्ट टू अ हाइपोथेसिस.
द मोस्ट फेमिलियर मेथड इज कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट. जो हाइपोथेसिस के लिए मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट यूज़ किए, जो सबसे बेहतरीन मेथड जो फेमिलियर है वो है कंडक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करें. उसके बाद हमारा 5वां पॉइंट आता है, ये है एनालाइजिंग द रिजल्ट्स आफ्टर द एक्सपीरियंस, after the experiment or whatever method is used to test of hypothesis. All information that are gathered are analyzed. Table and graphs are used in this step to organize the data. आफ्टर जब हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं तो वेदर वो इज़ यूज टू, ये टेस्ट को करता है हाइपोथेसिस को, ऑल इंफॉर्मेशन को डेट और उसको गैदर किया जाता है और एनालाइज किया जाता है, और टेबल्स की फॉर्म में और ग्राफ्स की फॉर्म में जो है स्टेप उसको ऑर्गेनाइज किया ताकि हम जो है बेहतरीन जो है वो स्टेटिस्टिकल जो है रिजल्ट एनालाइज कर सकें. फिर आता है छठे में आते हैं ड्राइंग कंक्लूजन. ड्राइंग कंक्लूजन किस आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस. जब बेसिस हमने किया एनालिसिस हाइपोथेसिस के जरिए, इट इज़ कंक्लूडेड दैट वेदर और नॉट द रिजल्ट सपोर्ट द हाइपोथेसिस. क्या है वो हाइपोथेसिस हो सकता है या नहीं हो सकता. इट इफ आर केस हाइपोथेसिस इज नॉट सपोर्टेड बाय द डाटा, द रिसर्चर चेक फॉर एरर. तो अगर वो नतीजा सही नहीं रिसर्चर नहीं होता तो रिसर्चर क्या करते हैं, वो चेक करते हैं हमारी गलती कहाँ हुई है. समटाइम्स ही मे हैव टू रिजेक्ट हाइपोथेसिस. कभी कभी जो हमने नतीजा या उन्हें जो स्टेटमेंट हाइपोथेसिस की उन्हें वो रिजेक्ट करनी पड़ जाती है एंड मेक अ न्यू रिसर्च, और उन्हें नई स्टेटमेंट यानी नया रिसर्च अपने साथ करो. इसमें बहुत वक्त भी लगता है, मैं आपको बता दूँ एज अ स्टैटिस्टिशियन मैं आपको ये बता रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के अपने लाइफ के जो एक्सपीरियंस के बारे में, कि ये बहुत मुश्किल मरहला होता है और ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है. जो कर लेता है वो कामयाब होता है, लेकिन इसके लिए भी जिगरा चाहिए. तो जो करते हैं वो बहुत मुश्किल करते हैं. आपके सामने जो एक आ जाता है रिसर्च पेपर, उसके पीछे बहुत मेहनत होती है किसी भी बंदे की. आगे है कम्युनिकेट द रिजल्ट्स. ये जी इसका है आफ्टर एनी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट्स शुड बी कम्युनिकेटेड टू लेट अदर नो द न्यू पीस ऑफ नॉलेज. यानी कि जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है ये रिजल्ट करती है, कम्युनिकेट करती है और लीड करती है अदर नॉलेज को एक पीस ऑफ, यानी कि जो आपका साइंटिफिक ये इन्वेस्टिगेशन होती है, जो एक साइंटिफिक मेथड से की होती है, ये खुद आपसे रिजल्ट बोल रहा होता है, आपसे खुद कम्युनिकेट कर रहा होता है. उसके नतीजे खस किए जो होते हैं हमें साइंटिफिक डेटा से, वो खुद जो पिक्चर होती है बोल रही होती है नॉलेज के बेस पे कि भाई ये क्या नतीजा है, ये क्या पूरी चीज़ है. आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. ये है जी आपका लास्ट टॉपिक जो है कि स्टैटिस्टिकल नोटिफिकेशंस. स्टैटिस्टिकल नोटेशंस हैं क्या. तो स्टैटिस्टिकल नोटेशंस ये होती हैं जी, कॉमनली यूज स्टैटिस्टिकल नोटेशंस आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल में आप नीचे देख रहे हैं मंदरजा झैल कि ये स्टैटिस्टिकल नोटेशंस हैं क्या, ताकि आपको ये जो नोटेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आपको बता रही हूँ, आप बार बार इस वीडियो को देखिए, बड़ी कीमती हैं. इसे जैसे आपने याद करने करें ताकि आपको जब मैं ये आपको बताऊं तो आपको ये जब आप इसे सुने आपको याद रहे. तो पहले नोटेशन ये है पी बना हुआ है नंबर 1 पे. इसका मतलब होता है ये रिप्रेजेंट करें पॉपुलेशन प्रपोर्शन को बताता है. छोटा पी रिप्रेजेंट नीचे करें नंबर 2 पे सैम्पल प्रपोर्शन को. ये जो बड़ा एक्स आप देख रहे हैं ये बता रहा है सेट ऑफ पॉपुलेशन एलिमेंट्स को. छोटा एक्स नीचे बता रहा है सेट ऑफ सैम्पल एलिमेंट्स को. बड़ा एन हमें बता रहे पॉपुलेशन साइज, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पॉपुलेशन के बारे में. आपको याद रखे स्टूडेंट्स, याद बड़ी मुश्किल से एलिमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन के बारे में बड़ा एन बताएगा पॉपुलेशन. और जो छोटा नहीं, ये सैम्पल साइज, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल के बारे में बताएगा. जो म्यू है ये आपको पॉपुलेशन मीन के बारे में. जो स्मॉल एक्स है ये नैदर, ये आपको सैम्पल मीन है. ये फिर से देख लें, रिपीट सैम्पल सेट ऑफ सैम्पल एलिमेंट, और ये दोनों रिपीट होंगे. फिर अगला है सिग्मा, ये आपको बताएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन. फिर छोटा एस बताएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल के. फिर बताएगा फिर म्यू स्केयर आपको बताएगा वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन, और जो एस स्केयर है बताएगा वेरिएंस ऑफ सैंपल के. फिर आपको ये जो रो है ये दो के नोटेशंस में आएंगे आपको पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट बेस्ड ऑन द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन में रेंज. और कोरिलेशन के बाद जो आर है ये आपको बताएगा स्मॉल आर सैम्पल कोरिलेशन कोफिशिएंट बेस्ड ऑन द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सैम्पल. फिर आपको बी नॉट बताएगा द इंटरप्रिटेशन कंसिस्ट इन द पॉपुलेशन. अच्छा, रिलेशन के बारे में बी नॉट बताएगा आपको द इंटरप्रिटेशन कंसिस्टेंट इन द सैम्पल रिलेशंस. रिग्रेशन लाइन के बारे में बी1 बताएगा द रिलेशन कोरिलेशन बिटवीन द
पॉपुलेशन एंड स्लोपिंग इन द पॉपुलेशन रिलेशन और L1 के बारे में। आगे जो नेक्स्ट है वो हमें बताएगा B1 बताएगा द रिग्रेशन को रिलेशंस द स्लोप इन द सैंपल रिग्रेशन लाइन के बारे में। आर स्केल बताएगा को रिलेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स के बारे में। SB1 बताएगा स्टैंडर्ड एरर ऑफ द स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन के बारे में। H0 बताएगा नल हाइपोथेसिस। H1 और HA बताएगा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। स्मॉल p बताएगा प्रोबेबिलिटी वैल्यू। अल्फा बताएगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। बीटा बताएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 2 एरर। Z बताएगा या स्मॉल z बताएगा स्टैंडर्ड एरर ऑफ Z स्कोर्स। ये जो सम का साइन है ये बताएगा समेशन यूज टू कंप्यूट सम ओवर द रेंज ऑफ वैल्यूज। और सम x बताएगा सम ऑफ द सेट ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जैसे डज x जैसे ये समेशन x आ जाए तो x1 x2 x3 यानी और एक्सेट्रा या xn के बराबर जो जमा होंगे तो आ जाएगा। फिर हमें ये का स्केयर का जो मेथड है ये आपको x का स्केयर जो होगा ये का स्केयर का स्टैटिस्टिक्स का बताएगा। फिर वेरिएबल x बताएगा वेरिएबल ऑफ रैंडम वेरिएबल x। और स्टैंडर्ड x बताएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x माने m बताएगा मीन, बड़ा M बताएगा मीन ऑफ द सैंपल। फिर SE बताएगा स्टैंडर्ड एरर ऑफ आ स्टैटिस्टिक। आगे हम अगले नोटेशंस की तरफ चलते हैं। ये 34 में बताएगा ME का मतलब होगा मार्जिन ऑफ एरर। TF या DF बताएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। Q1 बताएगा लो फर्स्ट क्वार्टाइल यानी कि 25% ऑफ पॉपुलेशन आर बीइंग इन दिस वैल्यू। फिर क्वार्टाइल 2 बताएगा मीन यानी कि क्वार्टाइल 2 यानी 50% ऑफ द पॉपुलेशन आर बीइंग वैल्यूड इन दिस वैल्यू। ऑल्सो मीन ऑफ द सैंपल भी यही कुछ होता है जो कि Q2 होता है। फिर Q3 बताएगा अपर थर्ड क्वार्टाइल यानी 75% ऑफ द पॉपुलेशन आर बीइंग इन दिस वैल्यू। फिर IQR बताएगा इंटर क्वार्टाइल रेंज यानी Q3 माइनस Q1 जो है ये पूरा एरिया जो है ये इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है। x के बाद ये होगा तो ये आएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेंज वैल्यू x। फिर n दबा के जो है n के साथ आपके जो ब्रैकेट में म्यू और ये सिग्मा स्केयर हो तो इसे हम कहेंगे नॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन या गैसियन डिस्ट्रीब्यूशन। फिर यू के साथ ब्रैकेट में a और b लिखो तो इसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन या इक्वल प्रोबेबिलिटी इन रेंज a एंड b। फिर गैमा के साथ c और गैमा का साइन बना होगा तो इसे हम बनेंगे गैमा डिस्ट्रीब्यूशन। x का स्केयर बना और साथ k बना इसे हम कहेंगे का स्केयर डिस्ट्रीब्यूशन। b in के साथ n और p बना इसे हम कहेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और f के साथ k1 और k2 बना होगा f डिस्ट्रीब्यूशन। और पाइथन के सिग्मा म्यू बना हुआ होगा गैमा का साइन बना होगा तो इसे हम कहेंगे पाइथन डिस्ट्रीब्यूशंस। तो ये था स्टैटिस्टिकल नोटेशंस के बारे में। तो फ़ी अमानिल्लाह हमारा यहाँ ये यूनिट नंबर 1 जो है ये इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स जो है ये स्टैटिस्टिकल एजुकेशन के बारे में हमारा कंप्लीट एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स के जो हमारे सब्जेक्ट है पूरा कंप्लीट हो। तो उम्मीद है आपको सब्जेक्ट समझ आया होगा। हमारा ये सीरीज़ थी द चैम्पियंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप चैम्पियन स्टैटिस्टिक्स के बारे में बन चुके होंगे। अगले आने वाले यूनिट्स में जो है आपको और भी इसके बारे में हम चलेंगे। तो अल्लाह हाफिज़, गुड लक टू योर एग्ज़ाम। और मुझे डॉ में जाकर और मेरे चैनल मोहम्मद सफ़ीउल्लाह खान को सब्सक्राइब करें तो ताकि मुझे सपोर्ट भी मिले और मैं इसी तरह के और भी आपके लिए चैप्टर्स बनाता रहूँ। तो अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।